बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से है। बेसिकली ये लेक्चर तो कंप्लेंट के हवाले से है। कंप्लेंट जिसको हम इस्तगासा कहते हैं, लेकिन इसको जो सीपीसी का कुछ पिछले हमारे चैप्टर्स गुजरे हैं उसके साथ हम ज़रा मिला के पढ़ें पहले, और हम पहले कंप्लेंट तक पहुंच जाएं कि कंप्लेंट तक और कंप्लेंट के बाद डेफिनेशन क्लास के साथ अगर हम लिंक करें तो डेफिनेशन क्लास के साथ कंप्लेंट की डेफिनेशन हमें वहाँ से मिलती है कि जी कंप्लेंट, वहाँ पे हमने पढ़ा कि एक एलिगेशन ऑफ ऑफेंस है जो कि मेड की जाती है ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक फ़र्क आप देखेंगे जनाब, ज़रा आप सेक्शन 4 में कंप्लेंट की डेफिनेशन अगर खोल लें तो आपको मिलेगा एलिगेशन ऑफ ऑफेंस का लफ्ज़। लॉ के हवाले से अगर वर्ड खाली क्या यूज़ हो, ऑफेंस, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। जब हमने इसको रेस्ट्रिक्ट करना था इस ऑफेंस के लफ्ज़ को, तो अगर आप ज़रा 154 खोलिएगा तो वहाँ पे हमने इसको रेस्ट्रिक्ट किया कि जनाब जो आपकी एफआईआर है अंडर सेक्शन 154 वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में मेड आउट की जाएगी। तो जहाँ पे मेंशन कर दिया गया कॉग्निजेबल, इसी तरह ज़रा आप 155 पढ़ें तो वहाँ पे आपको लफ्ज़ मिलेगा कि इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इट मीन्स कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों का जिक्र जहाँ पे मेंशन किया गया वहाँ पे ऑफेंस आपका लिमिटेड है उस डेफिनेशन की हद तक जो वहाँ पे बयान की गई। एंड ऑन द अदर साइड जहाँ पर वर्ड जनरल ऑफेंस हैज़ बीन मेंशनड, इट सिंपली मीन्स द कॉग्निजेबल एज वेल एज द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बोथ, दोनों में से कोई भी। तो एक चीज़ यहाँ से भी क्लियर हुई दैट कंप्लेंट कैन बी मेड फॉर बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एंड ऑन द अदर साइड जो आपका एफ आई आर है, इट कैन ओनली बी रजिस्टर्ड फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। प्रैक्टिस में कोई बंदा हो, कोई बंदा आप लोगों में से प्रैक्टिस में हो, रेगुलर क्रिमिनल प्रैक्टिस किसी ने की हो, अगर नहीं तो कभी ज़िंदगी में 22 से 22B की पिटिशन लगाई हो। जिसने नहीं लगाई उसको अगले हफ्ते साथ ले जाना। अगर किसी ने जाना हो तो अगले हफ्ते एक दो पिटिशन आप जाकर 22 से 22B की पिटिशन लगाए, आपको समझ आ जाए। वो होता क्या है कुछ इस तरह। इनफैक्ट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस कि वेन एवर एनी पर्सन पुलिस को रिपोर्ट देता है रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस उसकी 154 में एफआईआर दर्ज करे। बट जनरली पुलिस ऐसा नहीं करती, एफआईआर दर्ज ही कोई नहीं करती। सिंपली वो ज़्यादा से ज़्यादा करे तो क्या कर लेती है, उस मामले की एक रपट लिख लेती है और आपको कहती है जी ठीक है जी हम आपसे रब्ता करेंगे। और कंप्यूटर पे जो फ्रंट डेस्क वाला बंदा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस कंप्लेंट को रिसीव कर लेता है, बट जनरली फर्दर इंक्वायरी नहीं होती, रेयर केसेस में होती है। फिर मजबूरन आपको क्या करना पड़ता है कि जब पुलिस ने 154 में किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से कॉग्निजेंस नहीं ली, तो आप अंडर सेक्शन 22A 22B, और मज़े की बात है कि ये प्रैक्टिस बन गई है 22A 22B। इनफैक्ट द एक्चुअल प्रोविजन which empowers the justice of peace to direct the police to register the FIR, वो 22A6 है। 22A6 है, क्या है जनाब, खोल लीजिए 22A और उसकी सब क्लॉज 6, 22 सेक्शन आगे फर्दर जो 22A सेक्शन उसकी अमेंडमेंट, 6 क्लास, और 6 क्लास की सब क्लास 1 है टू डायरेक्ट द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। लेकिन प्रैक्टिस क्या चल निकली, 22A 22B। तो आज तक हम पढ़ते हैं बोलते हैं क्या है 22A 22B। इनफैक्ट वो 22A6 है जिसके तहत आप किसको अप्रोच करते हैं, जस्टिस ऑफ पीस को। जस्टिस ऑफ पीस को आप अप्रोच करते हैं और आप उसको कहते हैं कि हुजूर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, हमने पुलिस को रिपोर्ट की है, बट पुलिस इज़ नॉट रजिस्टरिंग द FIR, सो प्लीज़ डायरेक्ट द पुलिस कि वो क्या करे, FIR दर्ज करे। अब अगर वो जस्टिस ऑफ पीस समझता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है
और पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तो वो पुलिस को क्या कर देता है, डायरेक्ट। और अगर आपको ये लगता है कि इस डायरेक्शन के फ़ौरन बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो ये आपकी गलत सोच है। जनरली हो भी जाती है, बट बराबर बराबर ही टेंडेंसी है कि नहीं भी होती। अब क्या हुआ कि अगर जस्टिस ऑफ पीस की डायरेक्शन के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या होता है, तो फिर आप दोबारा वापस किसके पास जाते हैं, जस्टिस ऑफ पीस के पास। और अब जाकर आप 22 से 22 भी नहीं लगाते, बल्कि आप एक कंप्लाइंस पिटिशन लगाते हैं। कौन सी कंप्लाइंस पिटिशन किस लिए होती है, कि जनाब पुलिस को आपने ऑर्डर किया था, ये आपका ऑर्डर मौजूद है, बट इवन देन पुलिस हैज नॉट रजिस्टर्ड द एफआईआर, तो उस पे वो कंप्लाइंस पे फिर ऑर्डर पास करता है कि भाई साहब क्या मसला है, क्यों नहीं आप रजिस्टर कर रहे। और इवन कई ऐसे केसेस हैं पुलिस फिर भी रजिस्टर नहीं करती। अगर यहाँ पे जस्टिस ऑफ पीस इनकार कर दे कि नहीं जनाब आपको तो केस बनता ही नहीं है, या पुलिस फिर भी अगर एफआईआर दर्ज ना करे, तो आप चले जाते हैं किसके पास, हाई कोर्ट के पास, अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी रिट फाइल करते हैं, मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है, वही कमांड। क्या मतलब है जी वही कमांड, कि जब आप अदालत को कहें कि वो पुलिस को कहे कि एफआईआर दर्ज करे, तो आर्टिकल 199 में आप मैंडेमस की रिट फाइल कर देते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट उसको देखे तो जनरली ट्रेंड ये है कि हाई कोर्ट उसको रिफ्यूज कर देता है। रिफ्यूज करने की वजह क्या है, रिफ्यूज करने की वजह है आर्टिकल 199 इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि 199 में लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज अल्टरनेट इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल, तो 199 की रिट नहीं लगेगी। जब आप आर्टिकल 199 पढ़ते हैं, स्टार्ट ही कहाँ से होता है कि व्हेन देयर इज नो अल्टरनेट इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल। तो क्वेश्चन यहाँ पे हाईकोर्ट क्या कहता है, कहता है कि आपके पास कोई रेमेडी कोई नहीं है। बंदा कहता है जी कौन सी रेमेडी, हाईकोर्ट कहता है कि जाएं और जाकर आप क्या कर लें, कंप्लेंट क्यों नहीं करते आप, ये रेमेडी तो आपके पास मौजूद है। और जनरली होता ही यही है, जब आप हाईकोर्ट में 199 में जाते हैं, तो अगर कोई सीरियस ऑफेंस हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो हाईकोर्ट आपको रेफर कर देता है, किसकी तरफ रेफर कर देता है, कंप्लेंट के। आपके पास अल्टरनेट इफेक्टिव रेमेडी मौजूद है, आप जाए और जाकर उसको अवेल करें। एक तो होगी ये सूरत। दूसरी सूरत क्या हुई, दूसरी सूरत जनाब अल्टरनेट इफेक्टिव रेमेडी की सूरत में ये मौजूद हुई कि आपको पता है कि अभी जो 2018 की वो जजमेंट आई थी, जहाँ पे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा कि अब कंसेप्ट नहीं है, किस चीज़ का कंसेप्ट नहीं है, सेकंड एफआईआर का, बैन कर दिया गया जनाब सेकंड एफआईआर को। और अगर आप पहली एफआईआर से सेटिस्फाइड नहीं है, सिंपल सी मिसाल देता हूँ, इमरान खान के ऊपर जब अटैक हुआ, जिनके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहा था, क्या हुई, नहीं हुई, बट एफआईआर वंस लॉज्ड हो गई, अब सेकंड एफआईआर नहीं हो सकती। वो अपना वर्जन कैसे लेकर आएगा ऐसी सूरत में, जब आप एफआईआर के कंटेंट्स से क्या है, नॉट सेटिस्फाइड, तो आप क्या फाइल करेंगे, कंप्लेंट। नंबर 1 कंप्लेंट कब फाइल की, इफेक्टिव रेमेडी के तौर पे। नंबर 2 कब फाइल कर दी, जब आप एफआईआर से सेटिस्फाइड नहीं थे। और बड़ा सिंपल सा केस ला ये कहता है कि इफ़ फॉर द सेम ऑफेंस बोथ एफआईआर यानी कि चलान केस एंड नॉन चलान केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, द कंप्लेंट केस शैल प्रोसीड, और दूसरा केस वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और जब कंप्लेंट केस में वो कन्विक्ट या एक्विट हो गया, तो मामला वहीं पे क्या हो जाएगा, ख़त्म, 403 एप्लीकेबल हो जाएगा। और इनफैक्ट जो हमने मेन हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल, वो क्या है, क्रिमिनल ट्रायल। ट्रायल तक पहुंचने के 2 दरवाजे हैं, एक जो हमें किस तरफ से आता है, कंप्लेंट, और दूसरा रास्ता किस तरफ से आता है, एफआईआर। एफआईआर की सूरत में क्या चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, चैप्टर 14 पुलिस की क्या इन्वॉल्व हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है, तो फिर मजिस्ट्रेट अगर उस केस को रीजनेबल समझता है, तो अंडर सेक्शन 204 वो क्या कॉल करता है, वो कॉल करता है प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस, ऑफ कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज, कि आए और जनाब केस को फेस करें।
और ऑन द अदर साइड कंप्लेंट केस में किसी को सजा होती ही नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट का जो बेसिक स्टेटस है वो वही स्टेटस है जो पुलिस तफ्तीश करती है तो क्या करती है, एविडेंस इकट्ठा करती है और इस नतीजे तक पहुंचते कि हमने ट्रायल चलाना है कि नहीं चलाना। तो कंप्लेंट की टोटल जो ओवरऑल मिथ है वो इतनी सी है कि मजिस्ट्रेट इस फैसले पर पहुंचता है कि क्या उसने ट्रायल चलाना है या नहीं। और अगर किसी कंप्लेंट केस को मजिस्ट्रेट एट द एंड ऑफ द डे अंडर सेक्शन 203 डिसमिस नहीं करता तो ऐसी सूरत में वो डिसमिस ना करके 204 में क्या कॉल कर लेता है, प्रोसेस। फर्क सिर्फ ये है कि कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट क्या करता है, इंक्वायरी करता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अदर देन द ट्रायल मजिस्ट्रेट जो भी प्रोसीडिंग करेगा वो क्या कहलाएगा, इंक्वायरी। तो कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट जो भी करता है वो क्या कहलाती है, इंक्वायरी कहलाती है। इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट सेक्शन 117 में पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ऐसे था, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ, कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो वो डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ के लिए क्या करता है, इंक्वायरी करता है। तो सादा अल्फाज में यह है कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल के कमेंसमेंट के कितने तरीके हैं, दो। एक जो एफआईआर के जरिए से मूव होता हुआ कहाँ पे आया, ट्रायल तक, और दूसरा जो कंप्लेंट के बाद मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचा कि इसका क्या चलाना है, ट्रायल। ट्रायल जब आप 241 पढ़ेंगे और 241A में सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि वहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि कंप्लेंट केस है तो कंप्लेनेंट डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा, चलान केस है तो पुलिस सप्लाई करेगी, लेकिन अगला प्रोसीजर दोनों का क्या हो गया, सेम। तो पिछले प्रोसीजर में फ़र्क आ गया। और कंप्लेंट और किस वजह से की जा सकती है कि इफ़ योर अक्यूज इज़ अ पुलिस पर्सन, या आप किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग शख्स के खिलाफ कंप्लेंट करने जा रहे हैं कि जिसके ऊपर आपको ये है कि पुलिस शैल नॉट इन्वेस्टिगेट इन द प्रॉपर वे, तो आप कहते हैं जी मैं पुलिस पे मेरा ट्रस्ट ही कोई नहीं है, इस बंदे के खिलाफ पुलिस कब तफ्तीश करेगी, देन द डोर इज ओपन फॉर द कंप्लेंट। बट जनरली व्हेन कंप्लेंट इज लॉज्ड प्रायर टू द एफआईआर तो एफआईआर बाद में लॉन्च नहीं होती, वैसे भी डिले हो चुका होता है, कोई कानूनी कहीं ऐसा है नहीं, बट जनरली कंप्लेंट के बाद लॉन्च की गई एफआईआर कमज़ोर होती है। लेकिन एफआईआर के बाद अगर आप कंप्लेंट लॉन्च करना चाहें तो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो अब इसको अगर हम सिर्फ यहाँ तक मैं आपको बताऊँ और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करें, सिर्फ अब तक मैंने आपको ये समझाना था दैट देयर आर two modes of initiation of the criminal proceeding. One is the FIR and other one is the complaint. FIR can only be registered for the cognizable offences, whereas आप अगर कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट एक ओरल और इन राइटिंग आपकी जो एलिगेशन ऑफ ऑफेंस है ऑफ एनी ऑफेंस, इधर कौन सा, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, विच इज़ मेयर डायरेक्टली बिफोर द मजिस्ट्रेट। सो आफ्टर कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस कोई भी जो इन्फॉर्मेंट है वो दो रास्ते इख्तियार कर सकता है। एक रास्ता कौन से वाला है जनाब, एफआईआर वाला, और दूसरा कौन सा है, कंप्लेंट वाला। और दोनों के लिए मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1। क्या था उसमें कि कंप्लेंट पर भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है और पुलिस रिपोर्ट पर भी कॉग्निजेंस ले सकता है। तो मजिस्ट्रेट दोनों सूरतों में कॉग्निजेंस ले सकता है। तो अब कंप्लेंट तक हम पहुंचे कि अगर आप अपने ऑफेंस को या तो पुलिस की रजिस्टर की गई एफआईआर से सेटिस्फाइड नहीं है, या आपको हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि जनाब अल्टरनेट इफेक्टिव वे की तरफ चले जाए, या एट द फर्स्ट इंस्टांस आप प्रेफर करते हैं कंप्लेंट को, और इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन देन द कंप्लेंट, क्योंकि वहाँ पे एफआईआर तो लॉन्च ही नहीं हो सकती, इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं सकती। तो अगर आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से प्रोसीडिंग करवाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या फाइल करेंगे, कंप्लेंट। अब कोई एक छोटी सी दो चार बातें सुन लें फिर उसके बाद किताब की तरफ चले जाते हैं। कंप्लेंट लॉन्च कर दी। अब पहली बात है कि कंप्लेंट जब आपने लॉन्च की तो क्या वो जज जिसके सामने आपने कंप्लेंट लॉन्च की वो कॉम्पिटेंट है कि कॉम्पिटेंट नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन नहीं है। दो बातें आ गई कि जनाब क्या इस कंप्लेंट वाले मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है या इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर तो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन और एनी स्टेटमेंट वो अपना उस पर, अगर वो तहरीरी ज़ुबान में उसको मिली तो वो उसको इंडोर्समेंट करेगा
कि जनाब ये फलां जज के पास आप ले जाए, मेरा ये मैटर नहीं है। अगर ज़ुबानी है तो उसको डायरेक्ट कर देगा कि जनाब आप फलां शख्स के पास ले जाएं, ये मेरा मैटर नहीं बनता। और अगर उसकी जुरिस्डिक्शन है तो फिर वही बात है, कभी किसी ने कंप्लेंट की तो नहीं, कंप्लेंट की कभी किसी ने की है, क्या होता है कभी कंप्लेंट की हो तो? एविडेंस नहीं। जैसे ही आप कंप्लेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट क्या करता है, अक्यूज को तो बाद में कुछ करेगा, सबसे पहले वो कंप्लेनेंट को बुला लेता है कि जी आप तशरीफ ले। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन ऑन ओथ होता है। सबसे पहले कंप्लेनेंट का क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, कि हाँ जनाब बताएं। ये उस सूरत में कि अगर वो कॉम्पिटेंट है, तो नहीं था तो फिर तो उसने आगे रेफर कर दिया मामला। अगर वो कॉम्पिटेंट है तो वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन ऑन ओथ करेगा। अब एग्जामिनेशन के बाद अगर तो उसको लगता है कि यार ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो वो प्रोसेस कॉल कर लेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं यार मामला को थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं है, तो वो प्रोसेस को क्या कर देगा, पोस्टपोन, और क्या कॉल कर लेगा, इंक्वायरी कॉल कर लेगा। अब इंक्वायरी का कितना नतीजा होगा कि या तो ऑफेंस मेड आउट नहीं होता या ऑफेंस मेड आउट होता है। अगर मेड आउट नहीं होता तो वो क्या कर देगा, कंप्लेंट को अंडर सेक्शन 203 डिसमिस। और अगर ऑफेंस मेड आउट होता है तो वो 204 में क्या कॉल कर देगा, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है, अक्यूज को बुलाना। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अक्सर लोग जो कहते हैं, कंफ्यूज जिस पे होते हैं कि जी चैप्टर सेक्शन 204 203 के साथ आता, और भाई सेक्शन 204 203 के साथ नहीं है, चैप्टर 17 चैप्टर 16 और चैप्टर 14 के साथ है। क्या मतलब हुआ, चैप्टर 17 में दो ही सेक्शन है, 204 और 205। ये जो चैप्टर 17 का 204 और 205 सेक्शन है, ये क्या है कि जब चाहे कंप्लेंट केस में आए चाहे आप एफआईआर वाले केस में आए, 204 में क्या कॉल होगा, प्रोसेस। तो मतलब ये किस पे एप्लीकेबल हुआ, कंप्लेंट पे भी, और किस पे एप्लीकेबल हुआ, दोनों पे हो गया। तो यहां पे दोनों मामलात में अगर कोई शख्स आकर दरखास्त दे कि जी मैं पेश नहीं हो सकता, मेरी जगह मेरा वकील पेश होगा, शर्त यह है कि मेरी जगह कौन पेश होगा, मेरा प्लीडर, तो कोर्ट उसको डिस्पेंस विद कर सकती है पर्सनल अटेंडेंस से, हाजिरी से माफ़ी, डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। और मैं एक चीज़ पे बड़ा आज तक हैरान हूँ, आप लोगों में से जो पुराने स्टूडेंट बैठे हैं, ये टॉपिक कोई कम से कम मैंने कोई 15-20 बार अब तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और इवन देन कोई तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में बैठने के इत्तेफाक हुआ, कई लोगों से, और ये पब्लिक लेक्चर है, कई लोगों से मैंने पूछा दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रायल इन एब्सेंशिया अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो मैक्सिमम लोगों ने, एक ने कोई टूटा फूटा जवाब दिया, बाकी सब ने गलत जवाब दिया। मैं अभी तक इस चीज़ पे हैरान हूँ कि आपका कंसेप्ट अबाउट ट्रायल इन एब्सेंशिया क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा। अब सवाल है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, वैसे डिस्कस कल करेंगे, आज इसको थोड़ा सा तसल्ली से ले आए, लेकिन हो सकता है। एब्सकॉन्डर का नहीं हो सकता, जो बंदा क्या कर जाए, इश्तिहारी, उसका नहीं होगा, उसके लिए 512 में सिर्फ एविडेंस रिकॉर्ड होगा। और अगर कोई बंदा खुद अदालत में आके कहे कि जनाब मुझे हाजिरी से क्या करें, आप माफ़ी दे दे, 205 में आप मुझे हाजिरी से माफ़ी दें, मेरी जगह मेरा क्या आएगा, वकील, आप उस पर ट्रायल को जारी रखें। इवन उस पर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है उसके सामने में, प्लीडर के सामने, और प्लीडर के सामने पूरा ट्रायल चलाया जा सकता है। ट्रायल इन एब्सेंशिया है, बट उस सूरत में कि जब अक्यूज 205 में खुद को क्या करे, हाजिरी से माफ़ी ले, और अगला काम क्या करे, हाजिरी से माफ़ी के बाद प्लीडर को कोर्ट, और प्लीडर उसमें सर्टिफिकेट देता है कि जनाब मैं बिल्कुल इसकी जगह क्या होऊंगा, पेश होऊंगा। इसमें फिर हाँ ये ज़रूर बनता है कि व्हाट्स द डिफरेंस इन बिटवीन 205 एंड 540। तो 540A और 205 में बेसिक फ़र्क ये है, दोनों ट्रायल एंड एब्सेंशिया हैं। 540 कब आता है कि जब आपके अक्यूज आर मोर देन 2, और उसमें से कोई एक आध अदालत में पेश होता रहे, और कोई एक दो ये कहें कि जनाब बाकी लोग पेश हो रहे हैं, हमारी तो इसमें ज़रूरत ही कोई नहीं है, तो लिहाजा हमें क्या कर दिया जाए, डिस्पेंस विद कर दिया जाए। तो वहाँ पर डिस्पेंस विद कब होगा, जब वेयर देर आर मोर देन 1 अक्यूज, तो उसमें से किसी एक की मौजूदगी, किसी एक की गैर मौजूदगी में केस चलता रह जाएगा।
but there is no restriction of number of accused under section 205. even if a single accused is there, वो 205 में अपने प्लीडर का सर्टिफिकेट देकर डिस्पेंस विद फ्रॉम पर्सनल अटेंडेंस हो सकता है, एंड द ट्रायल में बी कंटिन्यूड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज under the provision of section 205 and section 540, but there is no concept of trial in absentia of the absconder. In the absence of absconder, only evidence may be recorded under section 512, otherwise there is no option कि आप उसके खिलाफ ट्रायल चलाएं। लेकिन वो सारी बातें कब की हैं? 204-5 के, इसको छोड़ दें। हमने तो पढ़ना है जनाब इस्तगासा। इस्तगासे को पहले करते हैं सिंपल, फिर किताब की तरफ जाते हैं, जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे देखते हैं। अगर मैं इस्तगासे को बिल्कुल सादा तरीन अल्फाज में आपको बयान करूं तो जनाब वो कुछ इस तरह बनेगा कि जब भी कभी किसी जुर्म के हवाले से आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच करेंगे और उसको ओरली और इन राइटिंग मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट देंगे, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले ये देखेगा कि उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है तो विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट आपको रेफ़र कर देगा, और इन केस उसकी जुरिस्डिक्शन है तो वो एट वंस क्या करेगा? वो एट वंस मैंडेटरी है कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट ऑन ओथ उसका रिकॉर्ड करेगा, जो भी उसका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद अगर वो ज़रूरी समझे तो प्रोसेस को पोस्टपोन करे, इंक्वायरी कॉल करे, इंक्वायरी के बाद चाहे तो कंप्लेंट को डिसमिस करे और चाहे तो कंप्लेंट को एडमिट करे। कंप्लेंट को जब वो एडमिट करेगा तो यहाँ पर जाकर अब अक्यूज को क्या होगा? नोटिस जाएंगे। अब अक्यूज आएगा और आकर जनाब वो फर्दर जो है वो ट्रायल को फेस करने के लिए आएगा कि उसको ट्रायल फेस करना है कि नहीं करना। लेकिन एक जो टेंडेंसी अगर आप एक जनरल से एक और भी देखें तो कोर्ट्स की ये भी टेंडेंसी है कि कंप्लेंट पे आपके वो अपोजिट पार्टी को क्या कर देते हैं? नोटिस, ताकि इंक्वायरी करने में आसानी हो, पता चलने में आसानी हो कि दोनों वर्जन आ जाए कि क्या ये कंप्लेंट मेंटेनेबल है या मेंटेनेबल नहीं है। तो अब खोलें जनाब किताब, सेक्शन 200 खोलें। 200 सेक्शन क्या कहता है, यहाँ से आगे हम इसको लेकर चलते हैं जी। सेक्शन 200 बेसिकली किस चीज़ के हवाले से है? कंप्लेंट, ये जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्लेंट क्या होती है? इस्तगासा। अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट, क्या वो कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकता है? अच्छा जी, पहले एक तो आप केसला लिखें ना, ये है 2010 SCMR 1816, 2010 SCMR 1816। ये आप इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या जब भी क्रिमिनल जनरल प्रोसीजर आए तो आप उसमें ये केस ला ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा एक जनरल सा केस ला है और एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट के हवाले से तो एज वी नो के सिविल केस, सिविल सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले आपने बताना है कि लिमिटेशन पीरियड अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ। अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाए तो आपका जो सूट है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट बार हो जाएगा, मेंटेनेबल नहीं रहेगा। इज़ देयर एनी लिमिटेशन फॉर ओरिजिनेशन ऑफ एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग? मतलब क्या है कि आज अगर राशिदा शहर को थप्पड़ मार दे, को नुकसान पहुंचा दे, और उसके बाद कभी शहर फिर जब जज लग जाए और उसको पता चले कि राशिदा जो है वो इधर ही प्रैक्टिस करती है, तो अब मैं इससे पुराना बदला लूँ, तो क्या वो पुराना बदला ले सकती है या नहीं? मीन सिंपली कि क्या क्रिमिनल केस आफ्टर अ लॉन्ग डिले ओरिजिनेट हो सकता है या नहीं? इज़ देयर एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट ऑन क्रिमिनल प्रोसीजर आर नॉट? तो 2010 SCMR पेज 1816 सिंपली ये कहता है कि नो लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जनरल ये है कि नो लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड, नो लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड इन क्रिमिनल केसेस। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो डिले है ना वो शक ज़रूर क्रिएट कर देता है। जैसे आपको पता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आप FIR डिले के साथ लॉन्च करवाएं तो इट्स अ फैटल फॉर द FIR कि जनाब ये डिले क्यों हुआ, बट डिले डज नॉट मीन कि आप FIR लॉन्च नहीं करेंगे। देयर इज़ नो लीगल रेस्ट्रिक्शन
No limitation is prescribed in criminal proceeding, but the longer a complaint is delayed, the lesser becomes the chance of believing in the truth, particularly when it is based entirely upon ocular evidence. कहता कि टाइम है नहीं, लेकिन डिले से चांस बढ़ जाते हैं कि जनाब आपकी जो कंप्लेंट है शायद वो झूठी है, फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है, सिर्फ इतनी सी बात है, बट टाइम लिमिटेशन एक्चुअली नहीं है। एक और सवाल पूछा जाता है, कंप्लेंट पर कंप्लेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती? सेकंड एफआईआर हो सकती है? सेकंड कंप्लेंट हो सकती है कि नहीं? मुझे एक बात बताएं, क्या कंप्लेंट में कुछ सजा हुई है? नहीं हुई ना। तो अगर तो कंप्लेंट आगे चली गई, अगर कंप्लेंट आगे, तो आगे के स्टेप कौन सा है? ट्रायल। तो ट्रायल में तो क्या होगा एंड? कन्विक्शन या एक्विटल। तो फिर तो खाता खत्म। और अगर कंप्लेंट क्या होगी आपकी? डिसमिस। तो क्या कन्विक्ट हुआ बंदा? एक्विट हुआ बंदा? तो यहाँ पर हमेशा सेकंड कंप्लेंट का दरवाज़ा खुला रह जाएगा। अगर आप ये कहें कि जनाब इसके और उसके ग्राउंड्स में फ़र्क है, या आपकी जो ये कंप्लेंट है बिफोर कॉलिंग द अक्यूज एट द अर्ली स्टेज, जिसको क्या कर दिया गया था किसी वजह से डिसमिस, और आप दोबारा कंप्लेंट करना चाहें, तो यहाँ पे कंप्लेंट की कोई रेस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो कंप्लेंट पर कंप्लेंट हो सकती है, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात है कि क्या कंप्लेंट केस और चलान केस क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया इसमें? कंप्लेंट केस प्रेफर होगा, चलान केस और कंप्लेंट केस एक साथ नहीं चल सकते। नॉट टू प्रोसीड साइमल्टेनियसली, नॉट टू प्रोसीड साइमल्टेनियसली, कंप्लेंट केस शुड बी टेकन फर्स्ट, whereas listed in police challan can be examined as court witness। PLJ 2001 FSC 94, PLJ 98 पेज है। तो कंप्लेंट जो केस है शेल प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करेगा जनाब? बिफोर द चलान केस। साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसीड नहीं कर सकते। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। हाँ, लॉज हो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते। जब आप किसी एफआईआर केस को रुकवाना चाहें और आप उस वर्जन पे खुश नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट। एफआईआर की क्वैशमेंट क्या होती है? व्हाट इज मेंट बाय क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर? खत्म हो जाना। तो जनाब 2009 पीसीआर एलजे 1256, 2009 पीसीआर एलजे 1256 कहता है कि इन द सेम वे, जिस तरह आप एफआईआर को क्वैश करवाते हैं, तो आप कंप्लेंट की क्वैशमेंट के लिए भी कोर्ट में जाकर, अगर कंप्लेंट बेसलेस है तो इट में बी क्वैश्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। और क्रिमिनल मैटर में क्वैशमेंट के इख्तियार सिर्फ किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है, इनहेरेंट पावर का। तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर में अगर किसी कंप्लेंट को क्वैश करना चाहे तो वो कंप्लेंट को क्वैश कर सकता है। इसमें से सबसे कॉमन जो केस लॉ है जो ओवरऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हवाले से चल सकता है वो कौन सा है? 2010 SCMR पेज 1816। रजिस्टर में लिखना शुरू कर दो, ये एक हफ्ते में मैनेज करके यहाँ पे लगाते हैं। रजिस्टर 2010 SCMR पेज 1816। क्रिमिनल ट्रायल का सवाल आ गया, क्रिमिनल एफआईआर का आ गया, इन्वेस्टिगेशन का आ गया, पुलिस रूल में कोई सवाल आ गया, पुलिस ऑर्डर में कोई आ गया, जहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर ओरिजिनेट होने की बात आएगी, आप कहीं ना कहीं इसको क्या कर सकते हैं? एडजस्ट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा कॉमन सा केस है दैट देयर इज़ नो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो डिले है वो उसमें शक ज़रूर डाल सकता है, बट उसको रोकता नहीं है। अजान आज सेक्शन 200 क्या कहता है जी? जो बातें हमने पढ़ी हैं वो 200 से लेकर 203 तक है। सेक्शन 200 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एट वंस एग्जामिन द कंप्लेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही अंडर सेक्शन 200 कोई भी कंप्लेंट आएगी, लफ्ज़ क्या यूज़ किया गया उसमें? एट।
वंस, फौरन क्या करेगा, एग्जामिन द कंप्लेनेंट। प्रैक्टिकली जब भी आप कोई कंप्लेंट फाइल करेंगे ना, तो जो कंप्लेनेंट होगा, जैसे ही कंप्लेंट आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे तो वो फ़ौरन कंप्लेंट को कहेगा जनाब आएँ और आप एग्जामिनेशन ऑन ओथ अपना रिकॉर्ड करवाएं। हलफ उठवाया जाएगा और उससे जो है वो स्टेटमेंट ली जाएगी। क्या होगा जनाब, एट वंस एग्जामिन द कंप्लेनेंट अपॉन ओथ एंड द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट एंड आल्सो बाय द मजिस्ट्रेट। कंप्लेनेंट और मजिस्ट्रेट दोनों उस पर क्या करेंगे, अपना साइन करेंगे। When the complaint is made in writing, nothing herein contained shall be deemed to require magistrate to examine the complainant before transferring the case under section 192 or sending it to the code of session। और अगर वो कंप्लेंट राइटिंग में है तो फिर मजिस्ट्रेट एट वंस एग्जामिनेशन नहीं करेगा, बल्कि केस को ट्रांसफ़र कर देगा किसके तहत पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास। When the complaint is made in writing, nothing herein contained shall be deemed to require the examination of a complainant in any case in which the complainant complaint has been made by the court or by a public servant acting or purporting to act in discharge of his official duty। जहाँ जहाँ हमने पढ़ा कि जो कंप्लेंट है इट मे बी लॉज्ड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर, हमने कहा था कि जनाब कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट हो जाए तो वहाँ पे कंप्लेनेंट कौन हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट। और इफ द कंप्लेनेंट इज पब्लिक सर्वेंट, कंप्लेनेंट कौन है, कंप्लेनेंट है पब्लिक सर्वेंट। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि जनरली इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 200 दैट द मजिस्ट्रेट शैल एट वंस एग्जामिन द कंप्लेनेंट ऑन ओथ। क्या कोई ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को एग्जामिन नहीं करता? तो पहली सूरत कि जहाँ पर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, और दूसरी सूरत जहाँ पर कंप्लेनेंट इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, उसकी ऑन ओथ स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कंप्लेनेंट से ऑन ओथ स्टेटमेंट अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो नहीं ली जाएगी। When the case has been transferred under section 192 and the magistrate so transferring it has already examined the complainant। और अगर पहली बात तो ये है कि जब कोई मजिस्ट्रेट किसी केस को 192 में ट्रांसफ़र करेगा तो हमने पढ़ा है कि वो उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, अगर इन केस वो कर चुका है और एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करने के बाद उसने कंप्लेंट को क्या किया, ट्रांसफ़र, सो बिकॉज द एग्जामिनेशन हैज़ ऑलरेडी बिन रिकॉर्डेड, तो दोबारा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत उसको नहीं होगी। और 201 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, वो क्या करेगा, इफ़ द कंप्लेंट हैज़ बिन मेड इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस ही शैल रिटर्न द कंप्लेंट फॉर प्रोसिक्यूशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। तो जब भी किसी मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट आई और वो उसके लिए क्या है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन, वो इंडोर्स करेगा और अंडर सेक्शन 201 उसको प्रॉपर कोर्ट पर इंस्टीट्यूट होने के लिए क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो 201 ने क्या कहा, 201 ने ये कहा कि जिस मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई है अगर वो नॉट कॉम्पिटेंट है तो अपने वो नॉट कॉम्पिटेंट होने की सूरत में अगर वो कंप्लेंट आई है किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, तो वो उसके ऊपर इंडोर्स करेगा कि जनाब आप ऐसा करें कि इसको प्रॉपर कोर्ट ले जाए, आई एम नॉट द प्रॉपर कोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 201, वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। एंड इफ द कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन मेड इन राइटिंग सच मजिस्ट्रेट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट। अगर राइटिंग फॉर्म में थी तो उसके ऊपर वो क्या करेगा, इंडोर्समेंट, और अगर वो ओरल में थी तो फिर उसको ओरल ही कह दिया जाएगा कि आप कहाँ चले जाए, प्रॉपर कोर्ट में चले जाए। 201 ने ये डिस्कस किया। 202 क्या कहता है जी, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। ये 202 का पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस होगा, ऐसी सूरत में होगा कि जब एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट ये कहे कि बिफोर आई इशू द प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ एन अक्यूज पर्सन, मुझे मजीद इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर सरसरी शहादत भी रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पे कंप्लेनेंट को कहा जाता है कि आप अपने गवाहान लाएं जो आपके वर्जन को सपोर्ट करते हैं, उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट 202 में रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकता है। एनी कोर्ट ऑन रिसीप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस विच इट इज़ अथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस आर विच हैज़ बीन सेंट टू इट अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 3 आर ट्रांसफर टू इट अंडर सेक्शन 191 192 may if it thinks fit for reason to be recorded postpone the issue of process for compelling the attendance of the person complained against and either inquire into the case itself or direct an inquiry or investigation to be made by
एनी जस्टिस ऑफ पीस। तो वो खुद भी इंक्वायरी कर सकता है और जस्टिस ऑफ पीस से भी इंक्वायरी करवा सकता है। बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय सच अदर पर्सन एज इट थिंक्स फिट फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग द ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ द कंप्लेंट। इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है? प्रोसेस को पोस्टपोनमेंट करके क्या करवाई जा सकती है? इंक्वायरी। किस चीज़ के लिए? टू असर्टन, क्या असर्टन करने के लिए? ट्रुथ और फॉल्सहुड। तो इंक्वायरी का मतलब, मकसद डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रुथ। 117 में भी क्या लिखा था इंक्वायरी का मकसद? डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रुथ। और यहाँ पर भी क्या लिखा है? डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रुथ। प्रोवाइडेड दैट save where the complaint has been made by a court, no such direction shall be made unless the complaint has been examined on oath under the provision of section 200। अब थोड़ा सा ये दोबारा पढ़े। कहते हैं जी प्रोवाइडेड दैट save where the complaint has been made by a court, no such direction shall be made unless the complainant has been examined on oath under provision of section 200। लेकिन कंफ्यूज नहीं हो गए हम? उधर उसने क्या कहा था यार? उधर तो उसने ये कहा था कि व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग। कहाँ पे है जनाब? कौन सी क्लास थी इसकी? डबल ए। डबल ए इंसर्ट हुआ था जनाब 1923 में। व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग नथिंग इन कंटेंट शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर द एग्जामिनेशन ऑफ अ कंप्लेनेंट इन एनी केस इन विच द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय अ कोर्ट or by a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duty। तो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट नहीं होगा अगर कंप्लेंट किसने की है? कोर्ट ने की है। अगर कोर्ट की कंप्लेंट पे एग्जामिनेशन नहीं होगा तो प्रोवाइडेड दैट सेव वेयर द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय अ कोर्ट नो सच डायरेक्शन शैल बी मेड अनलेस द कंप्लेनेंट हैज बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 200। सेक्शन 200 आगे पढ़ लेते हैं, शायद कोई बात क्लियर हो जाए। आगे कहता है जी कि अ कोर्ट ऑफ सेशन में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू इट फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग द ट्रूथ और फॉल्स। तो वो तो ठीक होगा कि जो अगर वो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन यहाँ पर भी कन्फ्यूजन ज़रूर है। इन्वेस्टिगेशन तो पर्टिकुलर आप पुलिस के साथ लगा रहे हैं तो कन्फ्यूजन बनता है, पर चलो हम उसको एडजस्ट कर देते हैं कि जिस दिन सेक्शन 202 लिख रहे थे उस दिन साहब को वलैती नहीं मिली थी, वो देसी पी के बैठे हुए। और कई जगह पे अगर आप वाकई इसकी हकीकत निकालेंगे हमारे प्रोसीजर्स की, तो बहुत सी जगह से आपको ऐसी इसमें मिलेगी गलतियां जिसको सहीफा बनाकर हमारे जज बैठे हुए सिर्फ क्या करते जा रहे हैं? इंटरप्रीट करके उसको जनाब पता नहीं क्या से क्या इन्होंने बना दिया है। इसमें कोई वो इतनी ख़ास बात नहीं है। एक इंतहाई कम्प्लेक्स प्रोसीजर है कि जो किसी भी सिविलाइज्ड आप मुल्क में ऐसा थका हुआ प्रोसीजर, वो एक आका ने गुलाम मुल्क को दिया था प्रोसीजर, उसको दबा के रखने के लिए, फंसा के रखने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। इसका और इससे ज़्यादा कोई भी हकीकत नहीं है। कल किसको पढ़ा रहा था? कल आप लोगों को पढ़ा रहा था, टेनेंसी एक्ट पढ़ा रहा था। वहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ था सेक्शन 434 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सेक्शन 434 कोड ऑफ, अब कितने सेक्शन है उसके? 9, 159। और वो एक पुराना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर था जिसमें ऑर्डर सेक्शन मिले हुए थे, वहाँ पर उसके होते थे। आज भी रेफरेंस वही है। उन कवानीन पे चल के हम कहते हैं जी कि हमने इफेक्टिव क्या करना है? लॉ, और वो पता नहीं क्या क्या कुछ करना है। खैर, इफ एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन इज मेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ मजिस्ट्रेट फॉर जस्टिस ऑफ पीस or police officer, such person shall exercise all the powers conferred by this court of an officer in charge of the police station, except that he shall have power to arrest without warrant. Any court inquiring into a case under this section may, if it thinks fit, take evidence of witness on oath। तो जो आपको मैंने बताया कि जनरली जब 202 में इंक्वायरी होती है तो प्रैक्टिकली जो चीज़ चलती है वो क्या होता है कि एविडेंस ऑन ओथ ले लिया जाता है सरसरी शहादत के तौर पर। जो इंक्वायरी कोई नहीं होती। प्रैक्टिकली ये होता है कि जब भी कोई कंप्लेंट फाइल होती है, सबसे पहले कंप्लेनेंट, और कंप्लेनेंट के बाद अगली पेशी पर जो कंप्लेनेंट के दो गवाहान होते हैं जो कंप्लेनेंट के वर्जन को आके सपोर्ट करते हैं, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद अगर वो समन केस है तो समन, और अगर वारंट केस है तो वारंट जारी कर दी जाता है। प्रैक्टिकली सिर्फ इसका ये प्रोसीजर होता है। अगर अक्यूज़ ना आए तो फिर उसको आगे फर्दर
एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करना, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना, वो आगे फर्दर सिस्टम चलता रह जाता है। डिसमिसल जनाब ऑफ कंप्लेंट, द कोर्ट बिफोर होम अ कंप्लेंट इज मेड आर होम इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड आर सेंट may dismiss the complaint if after considering the statement on oath if any of the complainant and the result of the investigation or inquiry, अगर उसको लगता है कि जनाब ये बात बनती नहीं है तो 203 में कंप्लेंट को क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस। और इस डिसमिसल के बाद अगर आप दोबारा कंप्लेंट करना चाहें तो कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा लीगल उसके ऊपर बार नहीं है। कंप्लेंट इन केस ऑफ जिना, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ऑफेंस ऑफ जिना इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट लॉज इन कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन। तो वहाँ पर कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन कौन सा है, सेशन कोर्ट है आपका, जो है वो मजिस्ट्रेट के पास ही कंप्लेंट लॉज नहीं होती है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ कंप्लेंट शैल एट वंस एग्जामिन द, फिर अगला प्रोसीजर वही आ गया कि किस तरह करके वो उसको चलाएगा कंप्लेंट को। और उसके बाद फॉर्निकेशन के केस में क्या है कि जो कंप्लेनेंट है वो केयर टेकर होना चाहिए, कोई क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ, अदरवाइज़ कोई XYZ की दरख्वास्त पे फॉर्निकेशन का केस कंप्लेंट की सूरत में आगे मूव नहीं करेगा। कंप्लेंट में बातें वही थी लेकिन कंप्लेंट के अंदर एक बात अड़ गई, और वो क्या है कि सेक्शन 200 तो ये कहता है कि अगर कंप्लेनेंट आपका कौन है, आपका कंप्लेनेंट कोर्ट है, तो ऐसी सूरत में उसका एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं होगा। और 202 में जब इंक्वायरी की बात आई तो उसने कहा जी कि जब वो हो चुका हो, जब वो चीज़ होनी ही नहीं है तो फिर अगली चीज़ क्यों होगी, क्या वहाँ पे कोई ऐसी एक्सेप्शन मौजूद है या नहीं है। इसके ऊपर स्टिल एक क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यार। इसके ऊपर स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है, उसको क्लियर करते हैं, लेकिन उससे पहले जो सिंपल प्रोसीजर उसको गो थ्रू करें कि जब भी कभी कोई भी ऐसा मामला होगा तो अंडर सेक्शन 200 क्या होगी उसकी कंप्लेंट। कंप्लेंट के बाद 201 में अगर वो कम्पिटेंट नहीं है तो केस को ट्रांसफ़र, और अगर वो इंक्वायरी करना चाहे तो ये ऑप्शनल इंक्वायरी है 202 में। ऑप्शनल इंक्वायरी के बाद या तो डिसमिस कर देगा या प्रोसेस को वो क्या करेगा, कॉल कर लेगा। ये कंप्लेंट का एक जनरल प्रोसीजर यहाँ पे मौजूद है। देखें, अगर कोई भी अदर कंप्लेंट है तो आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट कब करना है, एडवांस करना है। अब हम ये हो गया सेक्शन 200 में हमने जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। 201 तो वैसे साइड पे हो गए, 201 को थोड़ी देर के लिए हम ये यूं कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं। 200 के अंदर से हमारे पास आ गई दो बातें। कौन सी दो बातें आई, नंबर 1 के जब भी कंप्लेंट होगा तो एडवांस क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। और हमने कहा कि अगर कंप्लेनेंट कौन है, हमारा कोर्ट है, तो उस सूरत में नो एग्जामिनेशन ऑन ओथ। यहां तक समझ आई। अब अगली बात आ गई किस चीज़ की, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस एंड होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी की। तो होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी के लिए ज़रूरी 202 कहता है कि अगर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट ऑन ओथ हो चुका है तो इंक्वायरी की ज़रूरत होगी, नौबत होगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोर्ट इंक्वायरी नहीं करेगी। लेकिन हमने कहा कि इसका मतलब है कि यहाँ पर तो एग्जामिनेशन होना ही नहीं है, कि यहाँ पर इंक्वायरी नहीं होगी। उसने कहा नहीं, इस सूरत में एग्जामिनेशन नहीं भी हुआ और कोर्ट अगर इंक्वायरी करवाना चाहे तो इंक्वायरी करवा सकती है, एग्जामिनेशन कंपलसरी नहीं है। मींस जो कोर्ट को रियायत दी है हमने, किस चीज़ से रियायत दी है, एग्जामिनेशन से। लेकिन अगर अदालत उस मैटर में भी इंक्वायरी करवाना चाहे तो इंक्वायरी करवा सकती है। अदरवाइज जो इंक्वायरी है वो एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट ऑन ओथ के बाद ही हो सकती है, उसके अलावा इंक्वायरी जनरली नहीं हो सकती। लेकिन कोर्ट की सूरत में चाहे वो एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं भी रिकॉर्ड हुआ तब भी इंक्वायरी हो सकती है। ये इसका मतलब है एग्जैक्ट।